हिंदी का जो सिलेबस है या इसका जो पाठ्यक्रम है वो सबसे छोटा पाठ्यक्रम है। सबसे छोटा पाठ्यक्रम इसलिए है क्योंकि ये केवल और केवल 3 शब्दों का पाठ्यक्रम है। वर्ण, शब्द और वाक्य। ये केवल 3 शब्दों का पाठ्यक्रम है। चाहे हम आरएस का पेपर दे ले, चाहे हम पटवार का पेपर दे ले, चाहे हम कंप्यूटर टीचर का दे ले, चाहे हम रीट का दे ले, चाहे हम ग्राम सेवक का दे ले, कोई भी यदि हम पेपर देते हैं तो केवल ये 3 शब्दों का पाठ्यक्रम है। अब इन 3 शब्दों के अंदर पूरा का पूरा पाठ्यक्रम शामिल हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी कहेंगे कि सर संधि भी है, समास भी है, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, वाक्य शुद्धि भी है। तो उन सबको हम डिस्क्राइब अभी करते हैं। पहले हम वर्णों पे आते हैं कि वर्णों के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वर्णों के अंदर हम पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में क्या होगा? वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे वर्णों की व्युत्पत्ति। हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थल। हम पढ़ेंगे शब्द शुद्धि जो वर्णों के कारण होती है। अब देखिए वर्णों की व्युत्पत्ति में हम क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा वर्णों में पढ़ेंगे हम संधि, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं हमारे राजस्थान में इससे, और सबसे कठिन माना भी जाता है यही कि संधि समझ में नहीं आई, बाकी सारी व्याकरण समझ में आ गई। उसका कारण क्या है? वो कारण ये है कि हमने वर्णों की व्युत्पत्ति नहीं पढ़ी। हमें नहीं मालूम कि छत्रा कैसे बना है। क प्लस स प्लस अ इससे मिलकर बना है, हमें यही नहीं मालूम। जब हमें यह नहीं मालूम तो हम संधि नहीं कर पाते। अब आप देखें संधि के अंदर एक यन संधि का नियम है कि ई के पश्चात कोई भी स्वर आए, विजातीय स्वर आए, विजातीय मतलब ई और ई को छोड़कर, विजातीय स्वर आए मतलब ई और ई को छोड़कर जो स्वर आएंगे विजातीय होगा। तो ई जो है वो आधे य में बदलेगा, उसके बाद में इस स्वर की मात्रा आ जाएगी, वो उसको पूरा करेगा। अब हम देखें ई के बाद में यदि स्वर आता है, ई के बाद में यदि अ आ गया तो क्या हो गया? ई किस में बदला? आधे य में। उसके बाद में अ आ गया तो क्या हो गया? य। ये हम संधि में पढ़ते हैं, जिन्होंने भी यन संधि पढ़ा होगा उनको ध्यान होगा। और जब हम वर्णों की व्युत्पत्ति करेंगे तो वर्णों की व्युत्पत्ति में हमें यह पता लग जाएगा कि यह जो है वो किससे मिलकर बना है? ई प्लस अ। और जब हम शुरुआत में ई प्लस अ को पढ़ लेंगे, तब जब हम संधि उसके बाद में करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि संधि ऐसी चीज होगी जो कि जिसका कि इलाज संभव नहीं हो। और मेरा यह मानना है कि वर्णों की व्युत्पत्ति के बाद में करने के पश्चात में यदि हम संधि करते हैं तो संधि ना समझ आए ऐसी कोई चीज ही नहीं है। मेरा यह मानना है कि उसके बाद में संधि का प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता। परंतु यह है कि संधि करने से पहले हमें वर्णों की व्युत्पत्ति को पढ़ना पड़ेगा, वर्णों की व्युत्पत्ति हमें आनी चाहिए। दूसरा, वर्णों का उच्चारण स्थल, जैसे कि अ और आ कहां से उच्चारित होता है? कंठ से। ई और ई कहां से उच्चारित होते हैं? तालु से। यह कहां से उच्चारित होता है? तालु से। क ख ग घ अ कहां से उच्चारित होता है? कंठ से, उसको हम पढ़ेंगे। फिर शब्द शुद्धि, शब्दों के अंदर जैसे कि उज्जवल, उज्जवल के अंदर आपने देखा होगा कि उज्जवल अधिकतर लोग जो है यूं लिख देते हैं, परंतु उज्जवल में दोनों ज क्या होते हैं? आधे होते हैं। इसके अलावा श्रृंगार शब्द है, श्रृंगार शब्द जो है वो यूं लिखा जाता है। थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, उसके बाद में हम श्रृंगार शब्द जो है वो शुद्ध शब्द श्रृंगार का यूं है, परंतु मोस्टली आप बाजार में देखें, जो व्याकरण कर रहे होंगे वो तो सही करते ही होंगे। बाजार में देखें जितने भी ब्यूटी पार्लर हो वहां पे श्रृंगार को जो है वो श्रृंगारित कर देते हैं, वो यूं लिखा हुआ रहता है।
तो वही शब्द शुद्धि में, शब्द शुद्धि किससे होगा? वर्णों से शब्द बनते हैं। तो शब्द शुद्धि जो है जब हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे क्या है, वर्णों के अंदर कौन सा क्या आएगा, तो शब्द शुद्धि भी हमारी सही हो जाएगी वर्णों के अंदर। उसके बाद में हम संधि करेंगे, और संधि पे आने के पश्चात में जो है वर्णों का जो टॉपिक है, वर्णों का जो हमने 3 भागों में सिलेबस को डिवाइड किया था, वो वर्णों का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम आते हैं शब्दों पे। शब्दों पे आते हैं हम कि शब्द में हमारे क्या क्या टॉपिक होंगे। तो शब्द में यदि हम देखें तो शब्द में जो है, शब्द के अंदर टॉपिक जो हम देखेंगे, तो शब्दों के अंदर हमारे टॉपिक जो है वो समास, विकारी और अविकारी शब्द, इसको शब्दों के सिलेबस को हम एक बार देखते हैं दोबारा से, कि इसको और अलग से हम थोड़ा और डिवाइड करते हैं। पहले तो शब्द, शब्द कहते किसे हैं? शब्द कहते हैं वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित भाव प्रकट होता हो, जिससे कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। केवल और केवल वर्णों के समूह को शब्द नहीं कह देंगे। शब्द ऐसा होगा जिससे कोई भाव निकलता हो, जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, उसे ही शब्द कहेंगे। अर्थ नहीं निकलता उसे शब्द नहीं कहते हैं। और जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं कलम, तो इस शब्दों का समूह, वर्णों का समूह है, ये वर्णों का समूह है। इससे अर्थ भी अभिव्यक्त हो रहा है कि जिससे मैं लिख रहा हूं, वो लिखने वाला जो है, जिससे मैं लिख रहा हूं, जिससे आप देख पा रहे हैं, वो क्या है? कलम है, जिसे हम इंग्लिश में पेन कहते हैं। परंतु एक वर्णों का समूह लिख देता हूं मैं, कर चकर, कर चकर। अब कर चकर जो है, इस कर चकर से ना तो कोई अभिव्यक्ति हो पा रही है, ना ही आप कुछ समझ पा रहे हैं, ना ही किसी चीज का ये नाम है। तो वो क्या है? वो केवल एक वर्णों का समूह मात्र है। शब्द हम उसे नहीं कह सकते। ठीक है, पहले शब्दों की परिभाषा हमें मालूम हो, उसके बाद में हम उसके प्रकारों पे जाएंगे। शब्द में जो है, शब्द का जो टॉपिक होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक टॉपिक ऐसा जिसको कि समझ कर किया जाएगा, और एक टॉपिक ऐसा जिसके लिए हमें रटना पड़ेगा, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। जैसे कि विलोम शब्द है, विलोम शब्द को आपको मैं यहां बता भी दूंगा तो केवल आप सुन मात्र लेंगे। अगर उसको, विलोम शब्द हमें पेपर में हल करना है तो उसे हमें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। और जब हम उसे आत्मसात कर लेंगे तो आत्मसात करने के पश्चात जब हम उस विलोम शब्द को, क्या जो प्रैक्टिस सेट होगा, उस प्रैक्टिस सेट को करेंगे, उस प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में जो है हम कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो है बाजार के अंदर जो है पुराने पेपर उपलब्ध होते हैं, नेट पे भी उपलब्ध होते हैं, गूगल पे भी सर्च मार के आप ले सकते हैं। उसके अंदर भी प्रैक्टिस सेट को वगैरह को देख सकते हैं। तो पुराने पेपर को भी हल करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना हमने विलोम शब्द याद किया और कितना हम उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, कितना हमारा सही कर पा रहे हैं, कितना हम गलत कर पा रहे हैं। इसी तरह पर्यायवाची, युगम शब्द, एक वाक्यांश के एक शब्द। तो दूसरा जो पार्ट होगा वो मोस्टली हमें खुद को रटना पड़ेगा, खुद की प्रैक्टिस सेट करनी पड़ेंगे, खुद जो है उसको, उसके पुराने पेपर्स देखने पड़ेंगे। ये सब जब हम करेंगे तब जाकर हम उसको आगे कर पाएंगे। दूसरा पार्ट समझने वाला जो पार्ट है वो देखिए, इसमें शब्दों के अंदर क्या है, जैसे कि शब्द को हम बांटना चाहें तो 4 प्रकारों में बांटते हैं। पहला शब्द जो है वो किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। दूसरा जो है स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। तीसरा प्रकार जो है वो विकार के आधार पर।
चौथा प्रकार जो है वो व्युत्पत्ति के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो इसको दो भागों में और पढ़ेंगे हम, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जब हम स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे तो इसके चार प्रकार पढ़ेंगे हम। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विकार के आधार पर जब हम शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे तो इसके दो प्रकार पढ़ेंगे, विकारी और दूसरा प्रकार जो है वो अविकारी। इसको आगे और डिस्कशन करेंगे, विकारी और अविकारी के जो है और भी प्रकार होते हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे तो ये तीन प्रकार के शब्द होंगे, रूढ़, योग रूढ़ और तीसरा प्रकार होगा यौगिक। तीसरा प्रकार होगा यौगिक। ये प्रकार पर इतने शब्दों के प्रकार पढ़ने के पश्चात शब्दों में और एक चीज समझने वाली जो रहेगी वो आएगी समास, जो इन प्रकारों से अलग में आएगा और उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो शब्दों का, पहले विकारी और अविकारी को देख ले थोड़ा हम, और याद करने वाले को भी देखेंगे। यहां तक हमने देखा कि शब्द जो है, शब्द को चार प्रकार के, चार आधारों पे बांटा जा सकता है। पहला आधार, अर्थ के आधार पर हम शब्दों को बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटेंगे सार्थक और निरर्थक में। उसके पश्चात पढ़ेंगे हम स्त्रोत के आधार पर। स्त्रोत के आधार पर जब हम शब्दों को बांटेंगे तो चार प्रकार में बांटेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके विकार के आधार पर हम शब्दों को जब बांटेंगे तो बांटेंगे विकारी और अविकारी। इनके और प्रकार होंगे, विकारी अविकारी के हम देखेंगे अभी। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम बांटेंगे तो ये तीन प्रकार के होंगे, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। इनके अलावा शब्दों के जो समझने वाले पार्ट्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक चीज और पढ़ेंगे हम, समास। ठीक है, ये हम अभी सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद में और आगे हम देखते हैं। अब हम शब्दों के प्रकार में हम विकारी और अविकारी की हम चर्चा कर रहे थे, उनको देख ले हम। विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो है वो चार प्रकार के होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होंगे? चार प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद में अविकारी शब्द जो है ये भी चार प्रकार के होते हैं। भाई विकारी चार है तो अविकारी कम के हो, वो भी चार ही है। कौन कौन से हो जाएंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया जो है वो तो है विकारी शब्द और क्रिया विशेषण क्या होगा? अविकारी शब्द। उसके बाद में समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद में संबंध बोधक अव्यय,
उसके बाद में विस्मयादि बोधक अव्यय। बोधक अव्यय। अविकारी शब्द को जो है वो अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। ये हमारा सिलेबस जो है वो समझने वाला होगा। मैंने क्या कहा था कि शब्द में जो है तीन ही प्रकार, मतलब तीन ही शब्दों का सिलेबस है हिंदी का: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों के विषय में हमने देख लिया कि वर्णों में हम क्या क्या पढ़ेंगे। शब्दों में हमने देख रहे हैं अभी हम कि शब्द जब हम पढ़ेंगे, शब्द की परिभाषा हमने बात की। परिभाषा के पश्चात शब्द को हम जब बांटते हैं, अर्थ के आधार पर बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं: सार्थक और निरर्थक शब्द। उसके पश्चात जब हम स्रोत के आधार पर शब्दों को बांटते हैं तो चार प्रकार में बांटते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके पश्चात में हम जब विकार के आधार पर शब्दों को बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं: विकारी और अविकारी। जब विकार के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं, विकारी और अविकारी में, फिर विकारी को देखते हैं तो विकारी में चार चीजें आती हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर अविकारी के अंदर जब हम आते हैं तो अविकारी में भी चार चीजें आती हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चार चीजें उसमें है, चार चीजें इसमें है। और इनको करने के पश्चात में जब ये हो जाएगा, उसके बाद में हमने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्दों को बांटते हैं तो वो तीन प्रकार में बांटते हैं: रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। और उससे पहले हमने ये बात की थी कि शब्दों के अंदर सिलेबस, जो शब्दों का जो सिलेबस है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग ऐसा भाग जो कि हमें समझना है, जिसके नियम है, उन नियमों को यदि हमें आता है तो उसका प्रैक्टिस सेट आसानी से हो जाएगा, उसको हम एग्जाम में सोल्व कर देंगे। दूसरा ऐसा टॉपिक, ऐसे टॉपिक जिन्हें हमें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके प्रैक्टिस सेट करने पड़ेंगे, उसके पुराने पेपर्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद में ही हम कर पाएंगे। जिसमें कि विलोम शब्द, युगम शब्द, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, ये सब चीजें आएंगी। तो ये सब चीजें जो है, अब हम शब्दों के दूसरे पार्ट को हम देखेंगे कि दूसरे पार्ट में हम क्या क्या हमें खुद को करना है, क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या हमें सिलेबस में होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है। और उसके लिए आज से ही आप लोग अभ्यास करना शुरू कर दें कि मुझे 2 पेज विलोम शब्द के, 1 पेज पर्यायवाची का, जो भी आपके पास व्याकरण की पुस्तक है उसमें से मुझे करना है और करते हुए आगे बढ़ना है। शब्दों में अब हम उन टॉपिक्स को देख रहे हैं जिनको हमें याद करना है, जिनको हमें रटना है, और जिनको रटते हुए हमें जो है आगे बढ़ेंगे तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? विलोम शब्द, युगम शब्द, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे इंग्लिश में वन वर्ड कहते हैं, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द। उसके पश्चात पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली।
अब ये पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है? जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिन्हें हमने हिंदी में आत्मसात कर लिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने ऑफिस में कोई आवेदन पत्र देते हैं, तो उस आवेदन पत्र को हम आवेदन पत्र ना कहकर एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो वहां से कोई आदेश होता है किसी ऑफिसर का, उसको आदेश ना कहकर ऑर्डर कहते हैं। न्यायालय को हम कोर्ट कहते हैं। तो ये सब जो अंग्रेजी के शब्द जिनको हमने अपने रूटीन के जीवन में शामिल कर लिया है और उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, उसको क्या कहा जाता है? पारिभाषिक शब्दावली। आप लोग कंप्यूटर टीचर बनने जाएंगे, हो सकता है कि आपके सिलेबस में कंप्यूटर शब्दावली को भी शामिल कर दिया जाए। इसके अलावा जो है मुहावरे, लोकोक्तियां। मुहावरे, लोकोक्ति। इसके अलावा जो है पर्यायवाची। फिर आते हैं हम वाक्य पे। वाक्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वाक्य के अंदर हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है वो अवतरण पढ़ेंगे। अब ये अवतरण क्या होता है? जो पैराग्राफ होता है, अनसीन पैसेज जैसे हो गए। रीट के अंदर हम देखें तो रीट में जो है वो अनसीन पैसेज जो है वो पूछता है, अपठित गद्यांश भी पूछता है, अपठित पद्यांश भी पूछता है। इसके अलावा एसएससी के अंदर हो गए, बैंकिंग में हो गए, इनमें अधिकतर जो है अनसीन पैसेज वगैरह पूछते हैं। तो जो अवतरण होता है, जो पैराग्राफ होता है, वो किससे बनता है? वो वाक्यों से बनता है। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होगी। सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। अ से लेकर ज्ञ तक, उसे हम अक्षर भी कहते हैं, वो वर्ण होगा। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वाक्य ऐसे नहीं कि शब्दों के समूह को वाक्य कह देंगे हम। शब्द, जैसे हमने क्या कहा था, शब्द की परिभाषा क्या थी? कि वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई भाव प्रकट होता हो, जिससे कोई अभिव्यक्ति होती हो, जिससे कुछ हम समझ पाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार वाक्यों के अंदर भी क्या है कि शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिससे कोई निश्चित भाव प्रकट होता हो, जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, जिससे हम कुछ समझते हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। और वाक्य के अंदर जैसे हम देख लें, एक छोटा सा वाक्य है, हम सब एक है। हम सब एक है, ये तो वाक्य है। हम सब जो हमारी एकता का परिचायक है, परंतु इसी वर्णों का, शब्दों का समूह है और क्रमबद्ध है। यदि इसको हम कह देते हैं सब हम हैं एक, तो ये वाक्य नहीं होगा। शब्दों का समूह मात्र होगा, वाक्य नहीं होगा। वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिससे कोई निश्चित भाव प्रकट होता हो, जिससे कोई अर्थ निकलता हो, जिससे हम कुछ समझ पाते हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। और वाक्य के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे? अवतरण को पढ़ेंगे। इसके अलावा वाक्य से ही रिलेटेड है जिसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो उस विराम चिन्ह को भी हम वाक्य के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सब हमारा वाक्यों का सिलेबस होगा। तो इस तरह हमारा सिलेबस जो है वो आप देखें कि किस किस से कंप्लीट होता है। ये चीजें जो है हमें जनरली जो है वो हमारे सिलेबस में होता है, जिसे हमें पढ़ना है। और हिंदी के अंदर कहीं जो है कुछ टॉपिकों को कुछ एग्जाम में कम कर दिया जाता है,
कुछ एग्जाम में इनको जो है कुछ ज्यादा डिटेल से कर दिया जाता है, और ज्यादा डिटेल से कर देने के पश्चात में इसकी गहराई तक जाना पड़ता है, और वो एग्जाम का अपना अपना स्तर होता है। और राजस्थान के अंदर जो भी परीक्षाएं ली जाती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसके अंदर जो है क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो दूसरे राज्यों से हिंदी के अंदर जो है काफी अच्छा होता है। जनरली ये माना जाता था कि राजस्थान के अंदर बच्चों की हिंदी कमजोर होती है, परंतु राजस्थान के बच्चों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, वो मेरा ये मानना है, मैंने जो है वो दिल्ली में भी पढ़ा है, बिहार में भी पढ़ा है, राजस्थान में भी पढ़ाए हैं, और जो आप लेवल देख लें, क्वेश्चन का लेवल जो है वो राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत अच्छा है, और हिंदी का तो लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए जो है हिंदी को हमें डीप स्टडी करना है, जो भी टॉपिक हमारे हों उसके अंदर तक, गहराई तक हमें जाना है, और गहराई तक जाकर यदि हम कर पाते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम आते हैं वर्ण पे। वर्ण किसे कहते हैं? सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया कि सिलेबस कितने शब्दों का है, केवल 3 शब्दों का, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों में हमें क्या क्या पढ़ना है? वर्णों की व्युत्पत्ति पढ़नी है, वर्णों के उच्चारण स्थल पढ़ने हैं, वर्णों के प्रकार पढ़ने हैं, संधि पढ़नी है, और शब्द शुद्धि पढ़नी है। उसके बाद में शब्द पे हम आए थे कि शब्द क्या होता है? वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, जिससे कोई निश्चित भाव प्रकट होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के सिलेबस को हमने डिस्कशन किया। शब्दों के सिलेबस को हमने 2 भागों में बांटा। एक भाग जो समझने वाला है, जिसको कि समझाने के से काम चलेगा, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार, विकारी और अविकारी विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार। उसके पश्चात दूसरा पार्ट जो था वो रटने वाला था, जिसके अंदर क्या था कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म शब्द, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब चीजें जिन्हें हमें रटना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में वाक्य, वाक्य के अंदर जो है हमने वाक्य शुद्धि, वाक्य विन्यास, वाक्य के प्रकार और अवतरण और विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है, और इस सिलेबस को हम आज देख लेते हैं। अब जो भी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम वर्णों से इस सिलेबस का शुरुआत करेंगे। ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, और उस डाउट्स को जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।